ज़राअत के ज़रिए हम 19.3% GDP कमाते हैं। तकरीबन 40% जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स है ये पखरे हम सबको उसका इधर ना लाए, डायरेक्ट ताल्लुक ज़राई पेशा से पखरे हम है। सबको इधर ना ले। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस साल तकरीबन 22 अरब डॉलर होंगी। उनमें से तकरीबन 16 से 17 अरब डॉलर का ताल्लुक भी प्लीज आप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एग्रीकल्चर के ऊपर, सबका इंटरेस्ट इसमें है। मैंने आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से आज ये मौजूद रखा है। जो भी इसमें बोलना चाहेंगे आज और थर्सडे को हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फखरे इमाम साहब प्लीज। जी आपकी मेहरबानी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है कि मेरे जो यहाँ साथी बैठे हैं बहुत सी चीज़ें ये ऐसी जानते हैं जो शायद मैं उनसे पूरी तरह आगाह नहीं होऊंगा। तो आज मैं एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दूंगा और उसके जो ख़द ख़ाल होंगे ज़राअत के वो मैं पेश करूंगा। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो भी मेरे साथी यहाँ ट्रेजरी बेंचेस पे, अपोजिशन बेंचेस पे जो तशरीफ़ फरमा हैं वो इस पे अपनी तजावीज़ हमें देंगे। तो समिंग अप में जो भी हम समझेंगे जिससे पाकिस्तान की काश्तकार की भलाई होती है उसको हम कोशिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह कि हम उसको संभालें और फिर बतौर एक नेशनल पॉलिसी कौम के सामने लेकर जाएं। कहा तो हमेशा ये जाता रहा कि ज़रई शोबे से ही हमारे जैसे मुल्क चलते रहे। 1947 में जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था और हमारा जो उस साल का बजट था वो 1 अरब भी नहीं था। आज हम 4 ट्रिलियन का हमारा बजट है। आज जो हम देख रहे हैं हमारी ज़राअत की जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारी पैदावार फ़ी हेक्टेयर या फ़ी एकड़ है, जब उसका हम मवाजना करते हैं ऐसे ही ममालिक से जिनका रीजन हमारा है, हालात भी ऐसे ही हैं, इन्वायरमेंट भी वही है, सॉइल मैकेनिक्स भी वही हैं, तो हम इतना उनसे अभी आगे शायद नहीं गए जहाँ कि हमें जाना चाहिए था। 5 हमारे मेजर क्रॉप्स जो हैं जो तकरीबन 80% इकॉनमी में जिसकी कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा गंदम जिसकी इस दफ़ा पैदावार 25.5 मिलियन टन हुई है, धान जिसकी 7.4 मिलियन टन हुई थी, गन्ना जिसकी 67 मिलियन टन पैदावार हुई, मकई जिसकी 6.7 मिलियन टन पैदावार हुई और कपास जिसकी हमारी पैदावार कम हो के 9.1 मिलियन बेल रह गई। इसके अलावा हमारी जो फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, आम, किनो, अमरूद, सेब, चेरीज, अनार और बहुत से हमारे स्पेसिफिक इस एरिया के फ्रूट्स पर हम उसमें ज़्यादा पैदावार तो कर उस पैमाने पर नहीं पहुँचे। हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल फ्रूट्स की तकरीबन 6 से 700 मिलियन डॉलर की हुई। मेरा ये अपना असेसमेंट ये है कि अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करें पाकिस्तान में तो ये 700 मिलियन डॉलर से होकर 2 अरब 3 से 5 साल में जा सकती हैं। पर उसके लिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिसमें हमारे लोग जो हैं उसमें ख़ास तौर पे जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हमें आगे ऑर्डर ले इन द जाना, हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसको हमें आगे लेकर जाना होगा। जो हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं ये निस्बतन लो वैल्यू क्रॉप्स हैं और अभी तक पिछले 30 साल से हम कोशां हैं कि हम लो वैल्यू से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाएं। तभी हम जा सकेंगे कि अगर हमारी फ़ी एकड़ फ़ी हेक्टेयर पैदावार गंदम की, धान की, गन्ने की, कपास की और मकई की जब तक नहीं बढ़ेगी हम उस तरफ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उसी ज़मीन से
अगर हम 25 मिलियन टन की बजाय उसी से हम 30 मिलियन टन मिसाल के तौर पर गंदम से ले लें 2 साल के बाद, और हम ले सकते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और यही चीज़ें मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि बुनियाद है हमारी सीड टेक्नोलॉजी। इस मुल्क में हमने बहुत बड़े बड़े इदारे बनाए, PARC, NARC, हर सूबे के पास एक बहुत वर्सटाइल रिसर्च सिस्टम भी है, पर उसके बावजूद हमने वो ब्रेक थ्रू नहीं किया, वो पैराडाइम शिफ्ट्स नहीं हुए जो मैक्सिकन वैरायटी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के जरिए हुए थे। और एक हमारे भी माहिर थे डॉक्टर SA कुरैशी साहब, जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी अपनाकर और पाकिस्तान को वो ब्रेक थ्रू दी थी जब हम 10-12 मन फी एकड़ से 30, 28, 30, 32, 35 मन औसतन हमारी पैदावार बढ़ गई थी। तो उसको हमने सस्टेन ज़रूर किया है, उसमें हमने वो इजाफा नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, और वो हमें एक रास्ता नया मिलता। 10 लाख टन हमें बीज की ज़रूरत होती है, जितनी पाकिस्तान की इस वक्त पैदावार है। और हमारी ये कोशिश होगी, और ये असल में काम है हमारी ज़्यादा सूबाई हुकूमतों का, क्योंकि सूबाई हुकूमतों के पास 1976 में वर्ल्ड बैंक ने 2 सीड कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाई थी, एक पंजाब सीड कॉरपोरेशन, एक सिंध सीड कॉरपोरेशन। वो वक्त था आज से 15-20 साल पहले कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो हमारी कपास है, इसका जो रजिस्टर्ड सीड था, जो एक मयारी सीड था, वो तकरीबन 30% एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन बना रहा था। बदकिस्मती से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि आज पब्लिक सेक्टर जो है वो कपास का 5% से कम सीड मुहैया कर रहा है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को। हमारी ये तजवीज़ है, इस पे हम माहिरीन के साथ गुफ्तगू करते रहे हैं कि हम अपने सूबों को, ख़ास तौर सूबा सिंध और सूबा पंजाब को ये कहें कि जो फील्ड में बेहतर सीड है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज मिलकर वो जो मयारी सीड है, जिसको फेडरल सीड सर्टिफिकेशन वाले जो है अप्रूव करें और उसकी ख़रीदारी कर ली जाए। कुल जो सीड इस्तेमाल होता है पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप में वो 42 से 45 हज़ार टन है। अगर 20 हज़ार टन ख़रीदारी कर ली जाए जो मयारी सीड है, तो यह एक इब्तदा होगी कि हमारी जो कपास है, इस साल तो नहीं, ये सीज़न तो गुजर गया, अगले साल उसको अगर काश्तकारों को सब्सिडी के तहत मयारी सीड, क्वालिटी सीड, प्योर सीड और जिसकी जर्मिनेशन परसेंटेज 80-90% हो, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में एक बिल्कुल एक नया हम रुख, एक नई डायरेक्शन अपने कॉटन प्रोडक्शन की कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस साल जब हमने ये मौसम इस साल का जो था कपास का, हमारे पास बीज जो था वो इतना अच्छा नहीं था, बल्कि उसको हमने ड्रॉप किया, उसके जो मयार था सूबाई हुकूमतों ने, और 50% जर्मिनेशन वाला सीड भी फील्ड में आया। जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए प्योरिटी और उसका जो क्वालिटी है, जब तक वो चीज़ें हम नहीं बढ़ाएंगे, वो जो सीड ब्रीडिंग है उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। फौरी तौर पर इसी सीज़न में जब हम अब, क्योंकि हार्वेस्ट शुरू हो गया सिंध में, पंजाब में भी हार्वेस्ट शुरू होने वाला है, कि अभी से हम पॉलिसी सूबों के साथ मिलकर बनाएं, क्योंकि जब आपने फैसले आज करने होते हैं उसका इम्पैक्ट 1 साल के बाद आता है। तो अब अगर हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर और इस तरफ चल पड़े, ये हमने रुख अख्तियार कर लिया, तो मेरा अपना जहन ये कहता है, माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर हम सीड टेक्नोलॉजी में ये नया रास्ता अख्तियार कर लें जो एक ज़माने में हम जिस पर जा रहे थे अगर पीछे हट गए, तो यकीनन बजाय के 9 मिलियन बेल जो पिछले साल था, 2 साल के बाद हम 12, 13, 14 मिलियन बेल पर भी जा सकते हैं, सिर्फ सीड के एक फैक्टर की वजह से, क्योंकि बुनियाद ही वही होता है, उसका जो विगर होता है
उसके अंदर जो डायनमो होता है सीड की टेक्नोलॉजी के ज़रिए, उसकी जो डीएनए और जर्म प्लाज्म होती है वही आपको बेस बनाती है। अगर बाकी प्रैक्टिसेस जो हैं, इनपुट आपकी ठीक हो और क्लाइमेट भी कुछ रीजनेबल हो, तो वो यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली हम ला सकते हैं। यही फॉर्मूला अगर हम पहले साल गंदम के लिए भी अख्तियार कर लें, पर क्योंकि गंदम की जो है सीड वो बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 1 मिलियन टन, 10 लाख टन, तो उसके ऊपर हम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे स्केल के ऊपर। पर अगर वहाँ भी हम ये अख्तियार एक दफ़ा शुरू कर दिया हमने एक रास्ता, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप देखेंगे कि फिल फॉर कोई ना कोई प्रोडक्शन में, पर एक यूनिट प्रोडक्शन में, पर हेक्टर प्रोडक्शन में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी और उसका काश्तकार को बहुत फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौम और मुल्क को होगा। इस मरतबा क्योंकि हमारी पैदावार कम हुई है, हमें बदकिस्मती से 15 लाख से 2 मिलियन टन के करीब इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जिसके लिए हमने अभी से ही लाइसेंस प्राइवेट पार्टीज़ को कहा है, मंजूर हो गए हैं। वो अब कब लाते हैं गंदम, ये हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस हमारी जो लोकल प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे जो 4-5 मेजर क्रॉप्स हैं, इनकी तरफ हमारी पूरी तवज्जो है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो जर्म प्लाज्म है, जिस मुल्क से भी हमें बेहतरीन जर्म प्लाज्म मिलेगा उसको हम अपने यहाँ उसकी ज़ख़ीरा करेंगे और फिर अपने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स इनको कहते हैं, कि आप हमारी सीड टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें डालें जो पहले शायद हम नहीं इस्तेमाल करते रहे, और एक्सपेरिमेंटेशन इस मयार की करें कि उसका फ़ायदा जो है कौम को हो, सबसे ज़्यादा काश्तकार को होगा। जब उसको होगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसको ये चीज़ नज़र आएगी कि मेरे लिए बेहतरी हो रही है, तो आगे आगे चलेगा। इनपुट प्राइसेस की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान एक वक्त ये था कि हमारी जो ज़राअत की टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं वो फेवरेबल थी ज़राई शोबे के लिए। जो आपकी इनपुट कॉस्ट थी वो कम थी और आउटपुट जब आपको कीमत मिलती थी वो निस्बतन ज़्यादा थी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ माकूल होती थी। हमने ये देखा कि पिछले चंद सालों से वो जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से काश्तकार भी परेशान है, मुल्क भी नहीं प्रॉस्पर कर सका और ओवरऑल हमारा जो एक मयार था ज़राअत में वो निस्बतन कम हो गया है। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि रिसर्च के साथ एक्सटेंशन, हम भूल जाते हैं हालांकि एक्सटेंशन सूबों का काम है, पर आप कैसे रिसर्च का जो फ़ायदा होगा उसको काश्तकार तक कैसे पहुंचाएंगे। एक ही तरीका होता है जो आपकी एक्सटेंशन सर्विसेज है। एक्सटेंशन सर्विसेज में आपके हज़ारों लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और तमाम तर क्वालिफाइड लोग हैं, PhD हैं ज़राअत में या MSc हैं, पर वो देखा ये जाता है कि ज़्यादा पैसा उनकी तनख्वाहों पे जाता है, उनके POL पे जाता है, रिसर्च पे और एक्सटेंशन अज खुद पे कम पैसा जाता है। हमें ये रेशो जो रिसर्च का है इसमें भी बहुत इजाफा करना चाहिए और एक्सटेंशन का जो काम है उसमें भी हमें पैसे बढ़ाने चाहिए। ये सूबों का काम एक्सटेंशन का, रिसर्च का हमारा ज़्यादा है और हमारे साथ सूबों का भी है। तो ये तरीका कार हमें अपनाना चाहिए जिससे जो तहकीक होगी वो काश्तकार तक पहुँचे। तमाम तर दुनिया जहाँ ब्रेक थ्रूज हुई हैं, जैसे मैंने मैक्सिकन वीट का कहा, इरी वीट भी फिलीपींस में एक इदारा बनाया था, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ से भी ये ब्रेक थ्रू हुआ था। आज पाकिस्तान में अगर हम ऐसे 1-2 इदारे बना लें जो बैनुल-अक़वामी सतह के इदारे हों, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि दूसरे लोग पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे और कहेंगे कि चलो उस मुल्क हम जाएं जहां हमें कोई मयारी चीज़ नज़र आती है और उस चीज़ को हम अपने मुल्क में लेकर जाएं। हमारे पास होनहार बहुत लोग रहे हैं, पर बदकिस्मती से हमारे पास वो एक पूरा जत्था नहीं बन सका जो कि एक क्रिटिकल फैक्टर बनता है और क्रिटिकल मास जिसको कहते हैं बनता है। जिस दिन हमारे पास हमारे होनहार बच्चे और बच्चियां भी इसमें आ सकती हैं PhD, अगर वहाँ हम अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक क्रिटिकल मास ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बना लें, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आज पाकिस्तान जो दूसरों से हर चीज़ मांगता है, हम खुश होते हैं कि जनाब IMF की टीम हमारे साथ गुफ्तगू कर रही है,
अब हमने वर्ल्ड बैंक से हमारी वजारत $200 मिलियन जिसमें से $100 मिलियन लोकस्ट के लिए है कंट्रोल कर रही है, हम उनसे जाकर और गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक ऑर्डर इन है द हाउस प्लीज जी। जय। तो मैं ये समझता अली हूँ मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखें जी। मिनिस्टर साहब, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ मयार जो है हम अपने इदारों का बढ़ाएं और ख़ास तौर तहकीकी इदारों को बढ़ाएं कि इतनी चीज़ें हम ईजाद करें, हम इतने नए रास्ते इख्तियार करें अपने DNA RNA कॉम्बिनेशंस के साथ कि लोग यहाँ आएँ और कहें कि जनाब हमें भी कुछ चीज़ पाकिस्तान से दरकार है। हमने पाकिस्तान के अंदर एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ के लिए, और कहाँ से आती है पेस्टिसाइड? बेशतर औकात एक ज़माने में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आती थी, आज पेस्टिसाइड जो है चाइना से आती है। उसके हम यहाँ फॉर्मुलेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मेरी ये तजवीज़ होगी कि हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स तलाश करने चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। हमने ये जो रास्ते निकाल लिए जिनकी वजह से बदकिस्मती से पैनामा पेपर्स शुरू हो गए, क्यों हुए? क्योंकि हम हर चीज़ जो है इंपोर्ट करते हैं, और ये कोई ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं पेस्टिसाइड्स जो हों या कोई और चीज़ हो कि पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हम इनको मैन्युफैक्चर करते। अगर जो भी यहाँ इंपोर्ट करना चाहता है उसके साथ हमारा मुआहिदा ये होना चाहिए कि 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर यही जो पेस्टिसाइड है आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। दूसरे ममालिक इसी तरह इंडस्ट्रियलाइज हुए, हमने आज तक ये पॉलिसी अख्तियार नहीं की। क्यों नहीं की? उसके कसूरवार हम हैं। हमने वो रास्ते नहीं अख्तियार किए जो दूसरे ममालिक ने किए, जापान ने किए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने किए, मलेशिया कर रहा है, चाइना तो बहुत आगे चला गया यही काम करके। आज वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के हम जो सिटीजन्स हैं, हमारे में क्या कमी थी 47 के बाद कि हमने वो रास्ते अख्तियार नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे। चलो वो वक्त गुजर गया, 72-73 साल चले गए। आज वो वक्त आ गया है इस गवर्नमेंट के लिए कि वो रास्ता ये अख्तियार करे कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ हम पाकिस्तान में लाएंगे, हमारा पहले उनके साथ मुआहिदा ये होना चाहिए कि नहीं जनाब जो चीज़ आप देना चाहते हैं हम खरीदेंगे नहीं, हम खरीदेंगे तब 3, 5, 7 साल में आप उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करेंगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ पुर्जे नहीं जोड़ेंगे नहीं, फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे नहीं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग जब तक यहाँ नहीं होगी तब तक हम टेक्नोलॉजी के लिए भागते हैं, हम हर वक्त टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं। टेक्नोलॉजी हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी दो। हुजूर पाकिस्तान में वो लोग हैं जो यहाँ वो ईजाद कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। क्या ज़रूरत है आज हम जब भाग रहे हैं लोकस के लिए, माइक्रोनेयर के लिए, एक ही सोर्स है माइक्रोनेयर की, वो बॉक्सर में है, हर्टफोर्डशायर में है, बरतानिया में सोल मैन्युफैक्चरर। चंद अफराद यहाँ 2 कंपनियाँ कराची में, एक मुल्तान में वो बना रही है, वो भी वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है। उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देख रही है कि उसकी वो रेगुलेशन करेगी, उसकी वो स्टैंडर्डाइजेशन करेगी। हमें इस तरफ हमें चलना चाहिए, पर सिर्फ जाली काम नहीं होना चाहिए। माजरत से बात करूंगा, एक्चुअल काम होना चाहिए जहां टोटल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हम ये कर रहे हैं। हम अभी भी पुर्जे जोड़ रहे हैं, मैं नहीं उसको समझता ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मिल जिसको हम रोते हैं, 1987 में रूस ने लगाई थी, मैं रशिया गया था एक ऑफिशियल विजिट पे और उन्होंने मुझे बताया था कि हमने तुम्हें अपनी जो उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने दी थी। आज वो वक्त आ गया है कि हम 12 साल से लोग तलाश कर रहे हैं कि वो स्टील मिल ले लें। हमारे से एक स्टील मिल नहीं चली। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने एक स्टील मिल लगाई थी, आज वो 35 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, तमाम तर दुनिया को दे रहा है। अगर हम उस रास्ते पे चल जाते, अगर हम उस तरफ जापान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली, कनाडा, ब्राज़ील अब आया है खेल में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना किसी ना किसी वक्त अपना रुख तब्दील किया। पाकिस्तान को मौका आज मिला है कोविड-19 की वजह से, लोकस की वजह से, कि हम हर वक्त दूसरों की तरफ देखते हैं। आज मैं समझता हूँ ज़रात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल इमरान खान साहब ने अपनी 2 कंक्लूडिंग स्पीचेस में बजट पे क्या कहा, हमें ज़रात के ज़रिए इस मुल्क को लेकर जाना है, हमें ज़रात के ज़रिए इस मुल्क को डेवलप करना है।
आज वो वक्त आ गया है कि हम ज़राअत को दोबारा मेन स्ट्रीम में लेकर आए, मेन स्ट्रीम ऑफ द इकोनॉमी लेकर आए। हमने ज़राअत को एक बिल्कुल जैसे नहीं होता ऑर्फन बना के रास्ते से उस तरफ फेंक दिया, नहीं। आज अगर हम आएंगे, और इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा दौलत की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हमें होनहार लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड लोग चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो कमिटमेंट के साथ चलते हैं, जो डेडिकेशन के साथ चलते हैं, जो डिवोशन के साथ चलते हैं। और तब आपका और मेरा ये ज़राअत के जो मैं फिगर देखता हूँ रोज़, और पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के, मैं खुश नहीं हूँ। सिर्फ एक जगह हमने ब्रेक थ्रू किया, वो मकई में, और वो भी मोस्टली 70% जो हमारा सीड है वो बाहर से आ रहा है। आज हमें ज़रूरत है कि हम सीड टेक्नोलॉजी को वो रास्ता दें, वो रास्ता हम अख्तियार करें जिससे इस मुल्क में एक खुद किफ़ालत के अलावा हमारे पास हर वक्त वाफिर चीज़ होनी चाहिए। तमाम तर दुनिया को ये नज़र आए नक्शे पे कि अगर हमें गंदम चाहिए, पाकिस्तान कनाडा, यूक्रेन, रशिया के साथ खड़ा है। उनको यह नज़र आना चाहिए कि कपास में चाइना, इंडिया, अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के पास वाफिर है। एक ज़माना होता था जब हमने 12.8 मिलियन बेल प्रोड्यूस किया 1992 में, और इंडिया ने सिर्फ 11 मिलियन बेल प्रोड्यूस किया था। पाकिस्तान दुनिया को सप्लाई कर रहा था। आज बदकिस्मती से हम 4 से 5 मिलियन बेल दरामद कर रहे हैं। वो वक्त आ गया है, पर अब हमें नया रास्ता अख्तियार करना होगा। हमें वो फैसले करने होंगे। शुरू में लगेगा मुश्किल फैसले हैं, पर मुश्किल फैसलों ही की वजह से लोग तरक्की करते हैं। और वो वक्त अब है कि हम इस मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा करें, एक ऐसी एनवायरनमेंट लेकर आए कि जहां लोगों को नजर आए कि जो बेहतर काम करेगा, जो मेरिटोक्रेसी के जरिए आगे जाएगा और मुल्क को एक रास्ता देगा, उनके जरिए हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। मेरी आपसे दरख्वास्त, दो चीज़ों में बात करता, फिर मैं बैठ जाऊंगा, मैं ज़्यादा बात नहीं। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री पाकिस्तान में अज खुद उठ गई है। आज 60% ज़राअत का जो शोबा है उसका इन्हिसार लाइफ स्टॉक पे है, और लाइफ स्टॉक में हमारे पास बफलो भैंस और काउस गाय है। उसकी जो जनाब जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके साथ फीड, उसके साथ हेल्थ कवर। पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ फुट एंड माउथ डिजीज़ ना हो। चाइनीज़ ये कहते हैं कि अगर आप फुट एंड माउथ डिजीज़ को काबू कर ले तो हम आपसे हर चीज़ इंपोर्ट मीट करने के लिए तैयार है, मिल्क करने, पर पहले ही उनकी शर्त यह है कि फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है उसको आप एलिमिनेट करें। हमने वहाँ 2 इलाकों में नए प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे। उसके अलावा जिन चीज़ों की तरफ हमें एक और चीज़, वो है हमारी मार्केटिंग सिस्टम। हमारा वो मंडी टाउन सिस्टम चल रहा है 150 साल से। मैंने अपने कागज़ों में बहुत देखा है कि जी हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे, इसके अंदर हम एक और रास्ता लेकर आएंगे, पर अभी मैंने कोई मॉड्यूल ऐसा नहीं देखा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मॉड्यूल की तरफ हम आए। हमने एक यहाँ जो पैकेज अपने काश्तकारों के लिए पास कराया है 37 अरब का खाद का, वो हमें दोबारा ले जाना पड़ रहा है ECC के पास, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं। हम अपने सूबों के साथ मिलकर, कोशिश हमारी ये है कि वो जो पैसे होंगे वो काश्तकार तक पहुँचे एक टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत। ये ना हो कि रास्ते में वो रुक जाएं जैसे पाकिस्तान में होता रहा, जो 2-3 दफ़ा ये पहले 2006 में और उससे पहले 2013-14 में ये ऐसे पैसे मुख्तस किए गए थे। और आज भी वो कंपनीज कहती हैं कि जी हमारे पैसे आधे इधर चले गए, उधर नहीं। हम चाह रहे हैं कि कोई ट्रांसपेरेंट ऐसा सिस्टम हो। हम उस पर पहुँच गए हैं, ECC से दोबारा उसकी हम अप्रूवल ले रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि 14 अगस्त के लगभग वो जो उनको रिलीफ देनी है हमने काश्तकार को दी जाए। इसी तरह ट्यूबवेल के जो रेट्स हैं, 3,25,000 ट्यूबवेल है जिनकी इलेक्ट्रिसिटी के तहत चल रहे हैं। उसके अलावा 11 लाख जो डीजल इंजन के ऊपर चल रहे हैं। तमाम तर पाकिस्तान के मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, पर हमने ये देखना है कि वो जो रैशनलाइजेशन है ट्यूबवेल रेट्स की, मेरे कॉलीग यहाँ शायद तशरीफ़ फरमा नहीं, जनाब उमर अयूब साहब, उनके साथ गुफ्तगू शुनीद चल रही है काश्तकारों की, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। ये वक्त आ गया है कि काश्तकार जो इस मुल्क की हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, जब तक उसको हम फेयर रिटर्न नहीं देंगे, उसको सही मुआवजा नहीं देंगे,
ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जनाब शुक्रिया। शुक्रिया जनाब फ़खर इमाम साहब। अली मोहम्मद खान साहब, आप पहले रेजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं जी, पढ़ें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं जनाब मौलाना चतराली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी काविशों से, उनकी मेहनत से अली मोहम्मद सारा खान हो रहा साहब है। एक मिनट, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जो ये मेम्बरान हजरात अपनी सीटों पे खड़े हैं, बी सीटेड जी। जी जनाब चेयरमैन साहब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर से मैं इस रेजोल्यूशन की इब्तिदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शेर में